प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई थिंक कि आप बहुत अच्छे होंगे। हम बात कर रहे थे प्रिय विद्यार्थी मैथ्स की, क्लास 8 मैथ्स, जो हमारा जो टॉपिक था एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली प्रिय विद्यार्थियों 2.4 प्रश्नावली कौन सी थी? 2.4 प्रश्नावली चल रही थी हमारे प्रिय विद्यार्थियों। क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को आमंत्रित करें, क्योंकि ये क्लास आज बहुत ही बेहतरीन होने वाली। ये प्रश्नावली, इस प्रश्नावली के जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आप देखते जाएं, बहुत आसान है। मैथमेटिक्स आज तक जितना पढ़ा उसमें से किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताए, नहीं तो आगे चलते हैं। जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर करें। और हम पढ़ रहे थे मैथ्स के अंतर्गत 2.4 प्रणाली या प्रश्नावली 2.4, और उसके अंतर्गत हमने प्रिय विद्यार्थियों 3 क्वेश्चन कर लिए थे। प्रिय विद्यार्थियों कितने? 3 प्रश्न कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों, वो पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 प्रिय विद्यार्थियों क्या कह रहा है कि 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में से एक दूसरे का 3 गुना है। ठीक है, 2 अंकों वाली एक संख्या दी गई है, वह एक दूसरे की 3 गुना है ना। संख्या में से एक है, अंक दूसरे का 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। आपका प्रश्न प्रिय विद्यार्थी क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या दी गई है। ठीक है, ठीक है। तो हमें पता नहीं है प्रिय विद्यार्थी, हम मानते हैं, क्या मानते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 हम मानते हैं, माना कि वह संख्या या यूं देखो प्रिय विद्यार्थियों कि जब आपको प्रश्न में दे रखा है 2 अंकों की संख्या, यानी अंक कितने हैं? 2 है। ठीक है, ऐसी संख्या है जिसके अंक कितने हैं? 2 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों 2 होंगे, जैसे 1 2। ठीक है, तो एक इकाई है, दूसरा दाई है, यानी 2 संख्याएं होगी तो हमेशा 10 से गुणा करेंगे। और 3 संख्याओं का पूछा गया तो हमेशा 100 से गुणा करेंगे। 4 संख्याओं का पूछा जाएगा तो हमेशा 1000 से गुणा करेंगे। ये पैमाना ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, अब ये कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या में से, माना कि इकाई अंक प्रिय विद्यार्थियों, माना कि इकाई अंक है प्रिय विद्यार्थियों, माना कि इकाई अंक बराबर क्या है? x है। ठीक है, इकाई अंक बराबर x है। 2 अंकों वाली संख्या का कह रहा है तो हम मान लेते हैं कि माना कि इकाई अंक है इसका x है। ठीक है, तो ये कह रहा है 2 अंकों वाली एक संख्या की इकाई अंक एक दूसरे का 3 गुना है। ठीक है, तो दाई का अंक प्रिय विद्यार्थी कितना हो जाएगा? जब इकाई का अंक हमने x माना है तो दाई का अंक हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों बराबर 3x। 3x क्यों होगा? क्योंकि आपके प्रश्न में दे रखा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या है, ठीक है, जिसकी एक संख्या दूसरे की 3 गुना है। ठीक है, दूसरे की 3 गुना है तो दाई का अंक लिख दिया हमने 3 गुना। इकाई ये था और दाई इकाई, यानी इधर x है और इधर 3x है। ठीक है ना, ये कह रहा है एक संख्या दूसरे की, ये दूसरी है, दूसरे की 3 गुना है, तो हमारा जो अंक है इस प्रकार हम होंगे, मानेंगे। ठीक है, माना कि इकाई अंक x है और दाई का अंक प्रिय विद्यार्थियों कितना है? दाई का अंक है वो 3x है। यहां तक किसी को दिक्कत? ये प्रश्न में दे रखा है, ठीक है ना, ये प्रश्न में क्या यूं लिखेंगे, ये दिया हुआ है। ठीक है, आपके प्रश्न की लैंग्वेज के हिसाब से ये दिया हुआ है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, जब ये दे रखा है तो अब आगे समीकरण क्या बनेगा? समीकरण बनेगा प्रिय विद्यार्थियों, वो बनेगा दाई के अंक 10 से गुणा करेंगे तो 10 गुणा 3x प्लस x। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब हम इसको हल करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा? 10 इंटू 3x यानी 30x प्लस 1 ये 31x हो जाएगा। तो आपकी माना प्रश्न में दे रखा है कि 2 संख्याएं, ठीक है ना, क्या दे रखा है? 2 अंकों वाली, तो 2 अंकों वाली संख्या हमने मान ली
दो अंकों वाली एक संख्या में से एक दूसरे की 3 गुना है, तो एक x माना, दूसरी को हमने 3 गुना लिख दिया। ठीक है, फिर कह रहा है प्रश्न में प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाए। क्या कर दिया जाए? इनके अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाए। तो अब ध्यान दीजिए, अंकों के स्थान बदलने पर हम लिखेंगे, बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाए। ठीक है, तो अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या है प्रिय विद्यार्थी, वो संख्या क्या है? वह संख्या होगी प्रिय विद्यार्थियों, अंकों के स्थान, यानी ये जो 3x प्लस x है, अब लिखेंगे 10 गुना x, 3x की जगह x लेके आएंगे, प्लस में 3x बराबर में। ध्यान दीजिए, क्यों? क्योंकि अंक थे 3x प्लस x, लेकिन अब अंकों का स्थान बदल दिया, 3x की जगह x रखा है और x की जगह 3x रखा है। क्यों? क्योंकि आपके प्रश्न में कह रहा है कि अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। तो 10 को 3 से गुणा दोगे 10 को x से गुणा 10x प्लस 3x बराबर हो जाएंगे आपके 13x। यानी अंकों के स्थान बदलने के बाद आपको प्राप्त संख्या होगी वो प्रिय विद्यार्थी कितनी होगी? 13 अंक होगी, 13x। अब आपको प्रश्न है, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है? प्रश्न अनुसार, यानी प्रश्न की जो शर्त है वो क्या कहेंगे? तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न अनुसार आपका हो जाएगा, और उसके साथ साथ में दे रखा है प्रिय विद्यार्थियों दोनों का योग, दोनों का योग आपको दे रखा है, चौथे में दे रखा है अंकों के स्थान बदल दिए, तो संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है ना, बदल कर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर प्रिय विद्यार्थियों कितना होगा? 88। तो दोनों का योग प्रिय विद्यार्थी दे रखा है, वो देखा है 88। ठीक है, यहां तक दे रखा है। अब ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थी, अब के प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है? प्रश्न अनुसार कह रहा है कि 31x प्लस 13x बराबर 88। क्यों? क्योंकि इसने कहा कि दो अंकों की कोई संख्या है, तो हमने माना कि एक अंक है वो x है, तो दाई अंक क्या है? 3x है, ये प्रश्न में दे रखा है। ठीक है, फिर हमने इसको हल 10 से गुणा क्यों किया? क्योंकि दाई है, जब दाई का आए तो दो अंकों की संख्या आए, 10 से गुणा करना है, 3 अंकों की संख्या तक आ जाए तो 100 से गुणा करना है, और 4 अंकों की संख्या तक आ जाए तो 1000 से गुणा करना, ध्यान रखना। ठीक है, तो हमने 10 गुणा 3x प्लस x बराबर जोड़ा तो 31x हो गया। ठीक है, अब अंकों के स्थान, अब कह रहा है कि अंकों के स्थान बदलने पर, तो अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या प्रिय विद्यार्थियों वह क्या है? तो अंकों के स्थान 3x की जगह हमने x रखा, x की जगह 3x रखा। ठीक है, 10 से तो गुणा होगा क्योंकि दो अंकों की संख्या कह रहा है। ठीक है, तो इसको हम जोड़ेंगे तो बराबर 13, 10x, 10 को x से गुणा किया 10x प्लस में 3x यानी 13x, ये बराबर 13x। अब आपका प्रश्न कह रहा है, और फिर कह रहा है कि दोनों का योग है वो 88 हो जाता है। ठीक है ना, अंकों के स्थान बदलने के बाद में। तो पहला 31x प्लस 13x बराबर हो जाएगा 88। ठीक है, अब हम इसको आगे हल करेंगे तो क्या होगा? 31x और 13x जब जुड़ जाएंगे तो यह हो जाएगा 44x। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट? 44x बराबर इधर हो जाएगा 88। ठीक है, हमें चाहिए चर राशि का मान, यानी x का मान लाने के लिए 88, और बराबर इधर गुणाम है वो राशि आ जाएगी नीचे भाग में, तो x का मान आपके पास आ जाएगा प्रिय विद्यार्थी 44 का 88 भाग दोगे 2 बार जाएगा। ठीक है, ये x का मान है वो आपके पास कितना आया है? 2 आया है। ठीक है, अब क्या कहा गया पर प्रिय विद्यार्थियों? अब x का मान जब 2 आया है तो आपको कहा गया है कि वो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो वो संख्या क्या है प्रिय विद्यार्थियों? इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक x बराबर कितना आया है? 2। तो दाही का अंक 3x बराबर आ जाएगा 3 गुणा 2 बराबर कितना आ जाए? 6। यानी दाई का अंक है वो आपके पास कितना आया?
6 आएगा। कैसे? दाई का अंक माना था हमने 3x और x का मान आया, x का मान यहाँ रखा तो 3 दूनी 6। दाई का अंक प्रिय विद्यार्थियों कितना आ गया आपका? 6 आ गया। अब ध्यान दीजिए, इस दाई का अंक 6 है और इकाई का अंक क्या है? 2 है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? ये इकाई का अंक, ये दाई का अंक, ठीक है, ये इकाई, इधर की ये क्या है? दहाई। क्या है प्रिय विद्यार्थियों? दाई। ठीक है, इसे कहते हैं। तो अतः आप लिखोगे, अतः वह संख्या बराबर 62 है। ठीक है, अतः वह संख्या क्या है? 62 है। क्यों? क्योंकि आपका प्रश्न जो था, प्रश्न में दे रखा था, पूछ रखा था कि 2 अंकों वाली संख्या है, तो 2 अंकों वाली संख्या हमें पता नहीं था। मैंने कहा जो भी संख्या हमें पता नहीं होगी उस संख्या को हम x मानेंगे। ठीक है, माना कि इकाई का अंक x है तो दाई का अंक हो जाएगा 3x। ये आपके प्रश्न में दे रखा है विद्यार्थी। ठीक है, प्रश्न को ढंग से पढ़ना। फिर हम जब 2 अंकों वाली संख्या का कहेगा तो 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसको गुणा किया, 10 गुणा 3x प्लस x बराबर जोड़ा तो 31x हो गया। अब ये कह रहा है कि अंकों के स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या है, उसमें से उनका योग है विद्यार्थी कितना है? 88 है। तो ये 10 का 10 रख दिया हमने, 3x की जगह अंक बदल दिया, x रखा और x की जगह वापस 3x रखा, तो अंक बदलने के बाद प्राप्त है कितना? 13x हो गया। अब ये कह रहा है कि दोनों का योग 88 है, तो 31x और 13x को जोड़ा तो बराबर में 88 हो गया। 31 और 13 44 हो गए, बराबर में 88। हमें चाहिए x का मान 88 बटा 44 यानी 2 आ गया। ठीक है, अब इकाई का अंक हमारे पास आ गया x बराबर कितना? 2। अब दाई का अंक ज्ञात करेंगे तो दाई का अंक कितना माना था? 3x, तो x का मान रखेंगे 3 गुणा x का मान 2 बराबर 6 हो गया ना। अब दाई का अंक आपके पास क्या है? 6 है और इकाई का अंक 2 है, ये कह रहा है। तो इसको हमने लिखा प्रिय विद्यार्थियों 62। क्या लिखा? 62। इकाई का अंक 2, दाई का अंक 6, अतः वह संख्या 62 है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई चौथे क्वेश्चन में दिक्कत हो तो मुझे बताए। ठीक है ना? हाँ, लिख लिया। कैसे समझ में आ रहा है? हाँ, जो चीजें समझ में नहीं आई वो मुझे बता देना। ठीक है ना, मैं कोशिश करूंगा आपको बेहतरीन ढंग से समझाने की। तो आज का हमारा जो चौथा क्वेश्चन है ये पूरा हो गया और अंत में उत्तर आया हमारा संख्या 62 है। तो वह संख्या कौन सी है? 62 है। ठीक है, हाँ, तो दी गई संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो दी गई संख्या प्रिय विद्यार्थियों कौन सी थी? 62 थी। यहां तक कोई डाउट? अब क्वेश्चन नंबर प्रिय विद्यार्थियों वो है 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है शोभो की। अब ध्यान रखना, आयु से रिलेटेड है। शोभो की, मैंने कहा इस पूरी प्रश्नावली में या तो समीकरण देगा और हल करने को कहेगा या उत्तर जांच करने को कहेगा दोबारा, या कोई प्रश्न दे रखा होगा, लैंग्वेज के हिसाब से आपको ये समीकरण बनाना होगा। समीकरण बनाने के बाद में आप उसको हल करोगे, समीकरण आपका सही बन गया तो आंसर आपका सही आएगा। ठीक है, अब 5वां कह रहा है शोभो की मां की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है। ठीक है, अब ध्यान रखना, मैंने कहा था जिससे तुलना कर रहा है उसकी आयु हमें x माननी है। शोभो की मां की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है। ठीक है, तो हम मानेंगे प्रिय विद्यार्थियों 5वें में मानेंगे, क्या मानेंगे? माना कि शोभो की आयु, माना कि शोभो की आयु बराबर x है। माना कि शोभो की आयु बराबर x है। क्यों? क्योंकि जिससे तुलना कर रहा है उसको हमें x मानना है। ये कह रहा है शोभो की मां की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है। अब ध्यान रखना, शोभो की आयु x है तो शोभो की मां की आयु कितनी हो जाएगी? तो प्रिय विद्यार्थियों शोभो की मां की आयु बराबर 6 गुना यानी 6x हो जाएगी। यहां तक किसी को दिक्कत? यानी जिससे तुलना कर रहा है या शोभो से कर रहा है, तो माना कि शोभो की आयु x है तो शोभो की मां की आयु है शोभो से 6 गुना है, तो शोभो की मां की आयु हो जाएगी 6x, क्योंकि 6 गुना है। यहां तक कोई दिक्कत? जैसा प्रश्न में कह रहा है वैसा करना। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी मां की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। अब ध्यान देना प्रिय विद्यार्थियों, अब क्या कह रहा है? 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद प्रिय विद्यार्थियों शोभो की आयु, 5 वर्ष बाद
ये शोभो की आयु, वर्तमान आयु x मानी थी, तो 5 वर्ष बाद शोभो की आयु क्या हो जाएगी प्रिय विद्यार्थियों, x प्लस 5 हो जाएगी। ये कह रहा है 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की आयु की 1/3 हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान रखना 5 वर्ष बाद शोभो की आयु x प्लस 5 बराबर उसकी माँ की आयु की 1/3 का मतलब है माँ की आयु कितनी है 6x, तो 6x का 1/3 हो जाएगा कब 5 वर्ष बाद। ये आपके पास समीकरण बन गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, अब क्या करना है, अब ध्यान देना, ये सारा हल में लिखना है। माना कि शोभो की आयु x है, क्योंकि x जिससे तुलना कर रहा है उसको हमें x मानना है, और जब शोभो की आयु x है तो शोभो की माँ की आयु x, शोभो की आयु की 6 गुना है तो इसकी 6x हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष बाद शोभो की आयु कितनी है, शोभो की आयु, तो 5 वर्ष बाद का मतलब x में 5 जोड़ेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्नानुसार कह रहा है, क्या कह रहा है, अब कह रहा है प्रिय विद्यार्थियों प्रश्नानुसार कह रहा है कि x प्लस 5 बराबर, ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद शोभो की आयु है उसकी माँ की आयु की 1/3 हो जाएगी, तो शोभो की आयु x प्लस 5 बराबर माँ की आयु थी 6x का 1/3। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, x प्लस 5 बराबर में ये कर जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 दूनी 2, तो 3 दूनी ये x गुना में 2x। ठीक है, अब ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है, ये x इधर प्लस में है तो ये यहाँ 5 का 5 रहने देंगे, 2x तो इधर है ही, 2x इधर प्लस का x है तो इसको यहाँ ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, ये 5 का 5 रहेगा, 2x में से 1x घटाओगे तो प्रिय विद्यार्थी कितना हो जाएगा x, यानी 2x में से x गया, पीछे x बचेगा 1 को गुणा में लिखा नहीं जाता इसलिए x बराबर 5 आ गया मान। ठीक है, अब इसको आप यहाँ लिख दो ऐसे x बराबर 5, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी की पूरी राशि चेंज हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x बराबर आपके पास कितना आया 5, तो हमने इसे सीधा लिख दिया x बराबर 5, x बराबर 5 आया। अब लास्ट में प्रश्न में क्या कहा था कि उनकी आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, उनकी आयु ज्ञात करनी है तो शोभो की आयु होगी, अतः शोभो की आयु x बराबर 5 वर्ष है। ठीक है, x बराबर 5 वर्ष व शोभो की माँ की आयु 6x बराबर 6 गुणा 5 बराबर 30 वर्ष है। ठीक है, अतः शोभो की आयु x बराबर 5 वर्ष व शोभो की माँ की आयु 6x बराबर 6 पंजा 30 यानी 30 वर्ष है। इस प्रश्न के हिसाब से पूछा गया था कि शोभो की आयु और शोभो की माँ की आयु वर्तमान कितनी है। ठीक है, तो जिस किससे तुलना कर रहा है उसकी हमने x मानी, शोभो से तुलना कर रहा है तो शोभो की माँ की आयु है उसकी 6 गुना हो जाएगी। फिर ये कह रहा है 5 वर्ष बाद शोभो की आयु, तो शोभो की आयु x प्लस 5 हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार x प्लस 5 बराबर 1/3, क्योंकि माँ की आयु एक किया ये कोष्टक 6x। ठीक है, इसको हमने हल किया x प्लस 5, ये आपस में कट गए तो 2x बचा, 5 बराबर 2x माइनस इस इधर प्लस का x था बराबर के इधर लेंगे माइनस का x हो गया। अब इधर का 5 रहा, 2 में से x घटाएंगे पीछे x बचा। यहाँ तक कोई डाउट, तो x बराबर 5 हमने सीधा लिख लिया। x का मान आया, इसका मतलब है कि शोभो की आयु हमने मानी थी x, वो x का मान प्रिय विद्यार्थी हमारे पास आया। अतः शोभो की आयु x बराबर कितनी है 5 वर्ष, तो शोभो की माँ की आयु बराबर 6 गुना, तो शोभो की माँ की आयु 6x बराबर 6 पंजे 30 वर्ष। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट? हाँ, कोई डाउट नहीं। तो ये जो हमारा आज का 5वां क्वेश्चन था इसका वो हो गया। जल्दी से जल्दी लिखे, क्लास को शेयर करें, और जो भी विद्यार्थी इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो ज्यादा से ज्यादा चैनल को वीडियो को देखा करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर करें ताकि उन जरूरतमंद भाई बहनों तक पहुंच सके। ये हमारा जो मकसद था कि निःशुल्क शिक्षण प्रणाली के माध्यम से हर एक सीमांत क्षेत्र में बैठे गांव ढाणी में विद्यार्थी को लाभान्वित करना, तो हमारा मकसद भी पूरा हो जाएगा। तो ये 5वां क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। ठीक है, हाँ, और कहीं भी कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर बताना प्रिय विद्यार्थी। ठीक है, हमें पता नहीं चला, हमारे अंदर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन नहीं लगाया हुआ है ट्रांसमीटर फ्री, तो ट्रांसमीटर बता देगा कि किस विद्यार्थी को समझ में नहीं आया। ये आप बताएंगे तो पता चलेगा। जब अच्छा लगता है और समझ में आ रहा है तो आप लगातार पढ़ते रहें, जुड़े रहें। ठीक है,
आपका प्यार है वो बना रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे हमारे पर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 प्रिय विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 6 कह रहा है कि महुली गांव में, अब ध्यान देना इस पूरी प्रश्नावली में आपको ये लैंग्वेज में क्वेश्चन दे रखा होगा, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको समीकरण बनाना है। समीकरण आपका अच्छा बन गया तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। छठा क्वेश्चन दे रहा है, महुली गांव में एक आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। एक गांव है जिसका नाम है महुली और उसके अंतर्गत एक भूखंड है। भूखंड का मतलब जमीन का कोई टुकड़ा है, हिस्सा है जिसका आकार कैसा है? आयताकार है, ठीक है। तो आयताकार आकार दे रहा है, इसका मतलब आयताकार का या तो परिमाप पूछेगा आयत का, या उसका क्षेत्रफल पूछेगा, ठीक है, या उसकी लंबाई इंटू चौड़ाई पूछ सकता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? सुरक्षित है, इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, ठीक है। तो अब ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों क्या दे रखा है, ठीक है। महुली गांव में सुरक्षित आयताकार भूखंड का अनुपात, भूखंड कैसा है? आयताकार है, भूखंड का अनुपात है प्रिय विद्यार्थी वो दे रखा है, इसमें दे रखा है 11:4 बराबर 11:4। यहां तक कोई दिक्कत? 11:4 है वो आपको भूखंड का अनुपात दे रखा है, ठीक है ना। हाँ, जब दे रखा है, हाँ ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे कह रहा है, जब अनुपात दे रखा है तो ग्राम पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ करानी है। अब ये भूखंड है, खुला है, हो सकता है कि आज आप देख रहे भूमाफिया बहुत सक्रिय है तो इस पर कब्जा कर सकते हैं, ऐसा संदेश समझ करके ग्राम पंचायत को क्या करवा रही है? इस भूखंड पर बाढ़ करा रही है। किस भूखंड की? आयताकार भूखंड जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो प्रिय विद्यार्थियों 11:4x है, ठीक है। तो हम मानेंगे प्रिय विद्यार्थी, क्या मानेंगे? माना कि हमें पता नहीं लंबाई चौड़ाई, और फिर आगे कह रहा है बाढ़ कराने में 100 रुपए प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपए व्यय करने होंगे। अब इसकी बाढ़ जब करेगी ग्राम पंचायत तो 100 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से टोटल 75,000 रुपए इसका खर्चा आएगा, ठीक है। तो क्या करना है? तो भूखंड की माप ज्ञात कीजिए, भूखंड की माप ज्ञात करनी प्रिय विद्यार्थी, ध्यान रखना इस भूखंड की माप ज्ञात करनी है, ठीक है। तो माप ज्ञात करनी तो सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों हम मानेंगे, क्या मानेंगे? माना कि भूखंड, या माना कि आयताकार भूखंड की लंबाई, ठीक है। लंबाई आपको अनुपात दे रखा है 11x, तो लंबाई बराबर 11 गुणा x लिखेंगे हम, ठीक है ना। x मानेंगे और अनुपात से गुणा कर देंगे तो लंबाई हो जाएगी 11 गुणा x मीटर। यहां तक कोई दिक्कत? अब ये कह रहा है तो फिर चौड़ाई क्या हो जाएगी? तो हम लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों चौड़ाई बराबर वही सेम, ठीक है ना। हाँ, चौड़ाई बराबर प्रिय विद्यार्थी हो जाएगी, वो हो जाएगी 4x मीटर, ठीक है। अनुपात दे रखा 4x मान करके उस अनुपात से गुणा करना, ठीक है। अब ध्यान देना प्रिय विद्यार्थी, ये हो गया। अब ध्यान रखना आयताकार भूखंड का परिमाप पूछ रहा है, तो आयताकार ये भूखंड, आयताकार भूखंड का परिमाप, आयताकार भूखंड का परिमाप बराबर प्रिय विद्यार्थी क्या हो जाएगा? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है। तो ये हो जाएगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ध्यान रखना लंबाई आपकी 11x है और चौड़ाई है वो कितनी है? 4x है। तो हम लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों परिमाप यानी P बराबर हो जाएगा 2 गुणा लंबाई है 11x प्लस चौड़ाई है 4x।
यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ध्यान रखना, आपके पास परिमाप निकल करके आएगा 11 + 4 जोड़ेंगे तो 15, 2 का 2 हो जाएगा, ये गुणा में है तो 11 + 4 15 हो जाएगा, 15x। तो आपका P निकल करके आया अपने विद्यार्थियों, वो हो जाएगा 30x, 15 दूनी 30 और गुणा में x है तो 30x मीटर। ये आपका क्या है? परिमाप है किसका? महुली गांव में जो सरकारी जमीन है, आयताकार भूखंड है, उसका जो परिमाप है वो प्रिय विद्यार्थियों आपके पास कितना आएगा? 30 मीटर आया है। ठीक है, अब ध्यान रखना, अब क्या ध्यान रखना है? अब खर्च के हिसाब से, ठीक है, खर्च के अनुसार, खर्च के अनुसार प्रिय विद्यार्थी ये कह रहा है 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 व्यय करना है। ठीक है, खर्च के अनुसार प्रिय विद्यार्थियों 100 रुपये प्रति मीटर। ठीक है, खर्च कितना है? 100 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से। ठीक है, तो 100 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, ये 100 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से आपके पास परिमाप आया 30 मीटर, तो इसको 30 से गुणा करोगे, इसको हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार खर्च के हिसाब से। ठीक है, प्रश्नानुसार खर्च के हिसाब से। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब ये कह रहा है 100 मीटर प्रति मीटर खर्चा है, 100 रुपये प्रति मीटर, और आपका परिमाप है वो 30x है। कितना है? 30x है प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, और इसका खर्चा टोटल आएगा प्रिय विद्यार्थियों, वो आएगा, ये कह रहा है 75,000। कितना आएगा? 75,000 रुपये। ठीक है, तो ये आपके दे रखा है प्रश्न में, प्रश्नानुसार बनेगा 100 × 30x, यानी परिमाप 1 मीटर का खर्चा 100 रुपये है, तो आपका परिमाप कितना है? परिमाप का मतलब हुआ ये और ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, यानी चारों का योग, चारों का योग आपके पास 30x मीटर है, तो 100 रुपये प्रति मीटर को 30x से गुणा करोगे, बराबर में खर्चा दे रखा है आपको 75,000। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हमें ज्ञात करना है x का मान। ठीक है, x का मान ज्ञात करेंगे तो हमारे जो इस आयताकार भूखंड है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा था, लंबाई और चौड़ाई का मान है वो आ जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल का पूछे तो क्षेत्रफल, लंबाई चौड़ाई पूछे तो वो। अब 100 को 30 से गुणा करोगे तो 3000x हो जाएगा प्रिय विद्यार्थी, यहाँ है 75,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बोर्ड हमारा छोटा पड़ा, ये समस्या जल्दी से हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 3000x बराबर 75,000। ये तो दे रखा है, हमें चाहिए x का मान, ये 75,000 बटा इधर ये 3000 जाएंगे भाग में, तो ये हो जाएगा, ये 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, 75 में भाग जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, x बराबर 25 या 75, तो x बराबर आपका मान आ जाएगा 25। ठीक है, अब ध्यान रखना, हमने माना क्या था? माना कि आयताकार भूखंड की लंबाई है वो 11x थी, चौड़ाई थी वो कितनी थी प्रिय विद्यार्थियों? 4x थी। ठीक है, अब लिखोगे x बराबर 25, तो अतः आयताकार भूखंड की लंबाई 11x बराबर हो जाएगा 11 × 25, कितनी हो जाएगी? 11 × 25 प्रिय विद्यार्थी। ठीक है, तो हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 11 × 5 = 55, 55 का 5 हासिल लगे 1, 11 दूनी 22, 22 और 1 11 × 5 = 55, 55 5 हासिल लगी 5, 11 दूनी 22, 22 5 27। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों 275 मीटर। क्या आयताकार भूखंड की लंबाई है वह 275 मीटर हो जाएगी। अब चौड़ाई की बात करें प्रिय विद्यार्थियों, चौड़ाई है आपकी 4x, हम इसका मान रखेंगे 4 × x का मान 25, तो चौड़ाई निकल करके आएगी प्रिय विद्यार्थी, वो आएगी 100 मीटर। ठीक है, अतः आप लिखोगे, अतः आयताकार भूखंड की या महुली गांव के आयताकार भूखंड की लंबाई प्रिय विद्यार्थियों आपकी 275 मीटर है, चौड़ाई आपकी है वह है 100 मीटर। ठीक है, तो आपको ज्ञात क्या करना था? भूखंड की माप ज्ञात करें, तो माप ये है, लंबाई इसकी है वो 275 मीटर है, चौड़ाई है वो 100 मीटर है। अब हम इसका क्षेत्र परिमाप ज्ञात करेंगे, तो 2 × लंबाई + चौड़ाई, यही होता है
2 गुना लंबाई आपकी है विद्यार्थी 275 प्लस चौड़ाई आपकी है वो है 100। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा 2 गुना ये 75 और 100 हो जाएगा 375। 375 को गुना करोगे आप ये विद्यार्थी तो हो जाएगी आपके 5 दूनी 2 पंजे 10, 1 2 7 14, 15 5 1 2 3 6 6 और 1 7, ये 750 मीटर इसका क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा वास्तविक। और वो तो हमने माना था 750 मीटर इसका वास्तविक परिमाप हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। और इसकी लंबाई है वह 275 मीटर हो जाएगी, चौड़ाई है वह 100 मीटर हो जाएगी। यहां तक किसी विद्यार्थी को डाउट? ध्यान देना, आपकी परीक्षा बुक वाले ने दे रखा है कि मऊली गांव में एक आयताकार भूखंड है विद्यालय बनाने के लिए। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा था 11:4। और उसके बाद में प्रिय विद्यार्थियों दे रखा था ग्राम पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये का टोटल व्यय होता है। तो इस भूखंड की माप ज्ञात करनी थी। माप का मतलब होता है, ये कह रहा है कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमने आगे भी कर लिया कि इसका परिमाप चाहिए, तो लंबाई और चौड़ाई आपने बता दी। परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुना 275 प्लस 100 बराबर 2 गुना 375 हो गया। 375 को 2 से गुना करोगे 750 मीटर इसका परिमाप आ गया। लंबाई इसकी 275 है और चौड़ाई इसकी 100 है, ध्यान रखना। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, दोबारा समझे इसको। मऊली गांव का सुरक्षित आयताकार जो भूखंड है इसका अनुपात दे रखा है 11:4, ये हमने रूप लिख दिया 11। अब माना कि हमें लंबाई चौड़ाई बतानी है तो माना कि लंबाई x है, तो इसकी कुल लंबाई हो जाएगी 11x, क्योंकि अनुपात दे रखा है, अनुपात से गुणा करना है। चौड़ाई हो जाएगी 4x, क्योंकि 4 अनुपात दे रखा है। जितना अनुपात दे रखा है उसमें से x को गुणा करना है। ठीक है, अब आयताकार भूखंड का परिमाप है वो होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप को हमने p लिखा, 2 गुना लंबाई आपके पास 11x थी प्लस चौड़ाई 4x थी, हमने मानी थी। ठीक है, p बराबर 2 गुना ये 4 और 11 15 हो गए 15x, p बराबर 15 गुना 2 30x हो गया। 30x मीटर आपके पास क्या आ गया परिमाप। अब पर्सन के खर्च के हिसाब से, ठीक, प्रश्नानुसार खर्च के हिसाब से वो कह रहा है 100 रुपये प्रति मीटर की दर से खर्च आता है इस पर बाढ़ करने का। ठीक है, तो ध्यान रखना इस पर बाढ़ करने का खर्च है वो 100 रुपये प्रति मीटर की दर से है, तो 100 रुपये प्रति मीटर हमने लिख दिया। फिर ये जब 100 रुपये प्रति मीटर की दर से है तो 100 रुपये आपके पास परिमाप कितना था। अब प्रश्नानुसार परिमाप था आपके पास 30x, 100 रुपये प्रति मीटर की दर से खर्च होता है, तो 100 गुणा 30x बराबर में खर्चा आता है 75,000, तो बराबर में हमने लिख दिया 75,000। इसको हमने गुणा किया तो 3,000 आ गया। x बराबर में 75,000, हमें चाहिए x का मान, तो x को बराबर 75,000 इधर थे 3,000 इसको लेके गए यहाँ, तो पक्षांतर किया तो ये गुणा वाले भाग में आ गया। ठीक है, इसको काटा तो x बराबर हमारे पास मान आया, वो आया 25। प्रिय विद्यार्थी कितना आया 25x बराबर हमारे पास मान आ गया। ठीक है, x बराबर 25। अब हम कह सकते हैं x बराबर 25 है। आयताकार भूखंड की लंबाई तो भाई हमने मानी थी 11x, तो 11 और x की जगह 25 रखती है मान इसका, तो गुणा किया तो आ गया 275 मीटर आपकी आयताकार भूखंड की लंबाई आ गई। अब ध्यान दीजिए चौड़ाई ज्ञात करनी, चौड़ाई वाला जो मान रखा था उसमें रखना। चौड़ाई का मान था 4x, 4 गुणा x, 4 गुणा 25x का मान, 4 को 25 से गुणा करोगे 100। अतः आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर 100 मीटर है। ठीक है, अब इसका परिमाप पूछे तो परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। 2 गुना लंबाई और चौड़ाई वास्तविक हमारे पास आ चुकी थी, इसको हमने गुणा किया तो 750 मीटर इसका क्या आ गया परिमाप। अब सरपंच साहब चाहे बाढ़ कराए चाहे वो दीवार कराए, लेकिन बाढ़ का खर्चा ये है, दीवार कराएंगे तो हमारे पास क्षेत्रफल ऑलरेडी है, सरपंच साहब को बता देंगे, आप कैलकुलेशन लगा के बता देना कितना खर्चा आना है। ठीक है ना, लेकिन हमारे पास जो प्रश्न था उसका वास्तविक उत्तर है वो आपका लंबाई 275 मीटर और चौड़ाई आपकी 100 मीटर। यहाँ तक ही पूछा था, हमने इसको आगे कर दिया, इसका क्षेत्रफल है वास्तविक वो भी निकाल करके देख लिया। तो यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताएं, नहीं तो आज की जो प्रश्नावली थी 2.4 के ये क्वेश्चन 3 इसको बेहतरीन ढंग से पढ़ना। और कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो बाद में जुड़े हैं, उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि आप क्रमिक क्लासें देखने के लिए हमारा जो YouTube चैनल है ज्ञान दीक्षा क्लासेस, इसके प्ले लिस्ट में जाए। प्ले लिस्ट में आपको हर एक क्वेश्चन नंबर वाइज हर एक क्लास है वो नंबर वाइज या क्रमिक रूप से मिलेगी। वहां से आप हर एक क्लास एक के बाद एक देखते रहें, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें हमारा मनोबल बढ़ाएं। इसी आशा और शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।